दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लद्दाख टूर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। वैसे तो हम लोग लद्दाख में कई तरीकों से जा सकते हैं, जैसे कि फ्लाइट से, गाड़ी से, बस से, बाइक से। लेकिन अगर आप बाइक से लद्दाख टूर करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। किस रूट से आपको जाना चाहिए और कौन सी बाइक आप ले जा सकते हैं, पेट्रोल का खर्चा कितना होगा, रहने का खर्चा कितना होगा, खाने का खर्चा कितना होगा, परमिट कैसे बनेगा, वहाँ पर रुकने का क्या इंतजाम है, खाने पीने का क्या इंतजाम है, कितना खर्चा होने वाला है और साथ में क्या क्या लेकर जाएं, कितने दिन का प्लान बनाएं और किस किस जगह पे रुके और कौन कौन सी जगह देखने लायक है। A to Z जानकारी आपको लद्दाख टूर की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें भाई, आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे आपको। तो लद्दाख टूर प्लान करने से पहले हमें काफी चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है कि हम किस रूट से लद्दाख जाएं। लद्दाख जाने के लिए भाई काफी रास्ते हैं। एक रूट ऐसा है भाई कि अगर हम दिल्ली से चलते हैं तो बाया पठानकोट, जम्मू, कारगिल होते हुए हम लेह पहुंच सकते हैं और उसी रास्ते से वापस भी आ जाएं। एक रूट है अगर हम दिल्ली से मनाली, केलोंग, बारालाचा, सरचू, तंगलंगला और फिर लेह और फिर वापस भी इसी रास्ते से आ जाएं। और एक होता है सर्किट रूट, जिसमें कि आप दिल्ली से चलते हैं, मनाली होते हुए सरचू पहुंचते हैं और सरचू से तंगलंगला पास क्रॉस करते हुए हम ले पहुंच जाते हैं और फिर वापसी में बाया कारगिल होते हुए, श्रीनगर होते हुए, जम्मू होते हुए फिर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। ये पूरा सर्किट रहता है भाई। मैक्सिमम जो मोटर ब्लॉगर दिल्ली से आते हैं भाई इस पूरे सर्कल को फॉलो करते हैं और ये सर्किट बाया मनाली भी कर सकते हैं और बाया जम्मू कारगिल भी कर सकते हैं। और इस पूरे सर्किट को करने के लिए आपकी बाइक लगभग 3300-3400 किलोमीटर के आसपास चलती है। लेकिन अगर आप मनाली वाले रूट से जाते हैं और उसी रूट से अगर आप वापस आते हैं तो ये जो दूरी है भाई 3000 किलोमीटर के अंदर ही रहने वाली है। तो सबसे पहले भाई आपको एक आइटनरी तैयार करनी है, जिससे कि आप डिसाइड कर पाए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ पे आपको रुकना है। और इसके बाद बात आती है भाई कि आपकी बाइक पे कितना पेट्रोल लगने वाला है और कितना पैसा आप पेट्रोल पे खर्चने वाले हैं। और ये सब डिपेंड करता है भाई कि आप कौन सी बाइक लेके जा रहे हैं। और बाइक वहाँ आप 100 सीसी से लेकर के 1000 सीसी, 1200 सीसी जो मर्जी बाइक ले जा सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा भाई कि जो आपकी अपनी बाइक है भाई, मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट बाइक है। चाहे वो स्प्लेंडर हो, बुलेट हो, यामा हो, कोई सी भी बाइक हो भाई, बस वो पूरी सर्विस होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर काम हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप उस बाइक को आराम से ले जा सकते हैं। और उसके बाद भाई बात आती है पेट्रोल की, कितना पेट्रोल आपका इस टूर में लगेगा। अगर आपकी बाइक 40 किलोमीटर का एवरेज देती है तो आपका इस पूरे सर्किट में भाई 8000 के आसपास का पेट्रोल लगने वाला है। और अगर आपकी बाइक 30 या 35 की एवरेज दे रही है तो फिर आपका भाई 9 से 10,000 जो रुपया है पेट्रोल में जाने वाला है। और अगर आप इस टूर को बजट में करना चाहते हैं भाई तो इस टूर पे भाई 200 सीसी से कम की बाइक लेके जाएं। और अगर आपके पास भाई बजट की कोई कमी नहीं है तो फिर आप कोई भी बाइक ले जा सकते हैं। और भाई अगर आप बाया मनाली होते हुए ले जाते हैं और उसी रूट से वापस आते हैं तो फिर भाई पेट्रोल थोड़ा और कम लगेगा। और मनाली से लेह हाईवे में भाई बहुत ही कम पेट्रोल पंप है। जैसे कि अगर आप मनाली की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो केलोंग में आपको लास्ट पेट्रोल पंप पड़ेगा। पहले भाई बाया रोहतांग जाते थे तो उस टाइम पे भाई आपको जो पेट्रोल भरवाना पड़ता मनाली एरिया में भराना पड़ता, क्योंकि आगे जो पेट्रोल पंप था भाई काफी दूर होता था। लेकिन अगर आप बाया टनल होते जाते हैं तो आपको जो लास्ट पेट्रोल पंप है वो पड़ेगा केलोंग में। और उसके बाद भाई आपको अगला पेट्रोल पंप पड़ेगा सीधा कारू में, जो कि लेह में है, जो कि केलोंग से 325 किलोमीटर की दूरी पर है। और वही मेन पैच है भाई जिसमें आपको की पेट्रोल की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपकी बाइक भाई 150 सीसी से कम है तो आपको कोई पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं पड़ती है लेह तक। लेकिन फिर भी भाई एक छोटा सा जेरी कैन अपने साथ जरूर में ले लें इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, कभी भी कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है। और भाई अगर आप बड़ी बाइक लेके जाते हैं 200 सीसी से ऊपर की बाइक, 250 सीसी, 300 सीसी, 400 सीसी, तो भाई आप जरूर रिजर्व पेट्रोल रखें अपने पास, क्योंकि भाई आपकी जो बाइक की माइलेज है भाई उस हिसाब से आपकी पेट्रोल की खपत भी होगी। तो भाई 2 जेरी कैन अपने पास स्पेयर जरूर रखें। तो इसके बाद भाई बात आती है कि आपको कितने दिन का टूर बनाना है। तो भाई अगर आप लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन का टूर बनाना है, क्योंकि भाई लद्दाख में आप जा रहे हैं तो भाई 12 से 15 दिन का पूरा टाइम लेके जाइए, ताकि आपको ऐसा ना हो कि सिर्फ लद्दाख गए और आ गए और बीच में कोई मजा नहीं आया। थोड़ा सा टाइम लेके जाए और कुछ जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पे थोड़ा सा समय बिताएं। और भाई जितना भी आप प्लान करते हैं
उससे 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चले, क्योंकि लद्दाख जा रहे हैं भाई, सारी की सारी जो सिचुएशन है हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, क्योंकि वेदर जो है भाई बहुत ही दिक्कत देता है। कभी कभी एक ही जगह पे आपको 2-2 दिन भी स्टे करना पड़ जाता है, आपका जो प्लान है पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए 2-3 दिन जो है एक्स्ट्रा रखे। तो इसके बाद भाई बात आती है कि आप सेफ्टी गियर्स, राइडिंग गियर्स साथ में लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं। तो भाई लद्दाख जो है एक सपना है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में पर डे के हिसाब से भाई लोग जाते हैं। तो भाई यहाँ पे उतना ही रिस्क भी है, तो जरूर भाई सेफ्टी गियर जरूर साथ में रखें, क्योंकि अगर आप इस राइड पे सेफ रहेंगे तभी भाई इस रास्ते को आप एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपने सेफ्टी गियर्स नहीं लिए तो भाई आपको बड़ा सावधानी पूर्वक जाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे आपको चोट लगने का खतरा हो सकता है। जनरली भाई जो एल्बो गार्ड है, नी गार्ड है, वो 1500 से 2000 के बीच में अच्छा मिल जाता है। तो भाई एल्बो और नी गार्ड तो जरूर लेके जाएं। लेकिन अगर आप भाई राइडिंग जैकेट और राइडिंग सूट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं भाई, आप उसके बिना भी लद्दाख जा सकते हैं। बस आप अपने साथ गर्म कपड़े और जो विंड शील्ड है उसको जरूर लेके जाएं। तो भाई उसके बाद हाथों के लिए ग्लव्स जरूर ले लें, क्योंकि आप बिना ग्लव्स में लद्दाख राइड नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि जो टेम्परेचर है बहुत सी जगह में टेम्परेचर आपको माइनस में भी मिल सकता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई जून महीने में यहाँ पे 40 डिग्री है और वहाँ पे कैसे टेम्परेचर होगा, तो भाई ऐसा ना सोचे, क्योंकि लद्दाख में जब मर्जी बर्फबारी हो सकती है। तो अपने साथ भाई ग्लव्स जरूर लें, और ग्लव्स अच्छी क्वालिटी के लें, ताकि आपको बाइक चलाने में कोई दिक्कत ना हो। ग्लव्स के बाद बात आती है जूतों की। भाई आप लद्दाख जा रहे हैं तो भाई जूतों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप लद्दाख जा रहे हैं भाई तो कोशिश करेंगे आपके पास वाटरप्रूफ जूते हो जो कि आपके नी तक हो, क्योंकि भाई अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आपको वाटर क्रॉसिंग तो करनी ही पड़ेगी, और आपके पास अच्छे जूते नहीं है तो भाई आपके जूते भीगेंगे ही भीगेंगे। इसलिए भाई अच्छे जूते लेके जाना जरूरी है। और अगर आपके पास अच्छे जूते नहीं भी हैं तो भाई आपके पास जो भी जूते हैं वो आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन आप अच्छी सी सॉक्स उसके अंदर जरूर पहने। लेकिन अगर भाई आप नॉर्मल जूते पहन के जाते हैं तो भाई आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सपना अगर लद्दाख है तो भाई जूते आपको रोक नहीं सकते। और उसके बाद भाई बात आती है हेलमेट की। तो हेलमेट भाई अच्छी क्वालिटी के लें, और उसमें अगर 2 वाइजर हो तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों की शेड्स अलग अलग हो तो अच्छी बात है। अगर एक शेड ब्लैक होती है भाई और दूसरी शेड जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, क्योंकि भाई आपको लद्दाख में बर्फ का भी सामना करना पड़ेगा, धूप का भी सामना करना पड़ेगा, बारिश का भी सामना करना पड़ेगा, बर्फबारी का भी सामना करना पड़ेगा। तो भाई अगर आप ड्यूल शेड जो हेलमेट होते हैं भाई वो लेते हैं तो भाई बेस्ट हेलमेट है। और भाई अच्छी क्वालिटी के हेलमेट जरूर रखें। और इसके अलावा आप और क्या क्या साथ में ले जा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद भाई बाइक की जो प्रॉपर टूल किट है उसको जरूर साथ में लेके जाएं। और भाई अगर आपकी बाइक ट्यूबलेस है तो भाई ट्यूबलेस पंचर किट जरूर लेके जाएं। और भाई अगर आपकी बाइक में ट्यूबलेस टायर नहीं है तो भाई जो भी आपकी बाइक है उसी हिसाब से आप स्पेयर जो ट्यूब्स हैं वो जरूर रखें अपने पास। और भाई अपने पास स्पार्क प्लग जरूर रखें अपनी बाइक है, क्योंकि ये जो एक पैच है बहुत लंबा सा जिसमें कि मैकेनिक का मिलना बिल्कुल नामुमकिन है भाई। तो भाई अगर आपके पास सामान होगा तो आप खुद ही बाइक को रिपेयर करके आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर भाई आप सोलो राइड कर रहे हैं तो भाई आपको ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ भाई आपको अपनी बाइक जो लेके जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत होती है तो भाई आप खुद ही भाई उस मुसीबत को हल करके आगे बढ़ते रहें। तो भाई जब आप इस एरिया में जाते हैं तो भाई अपने पास इंजन ऑयल स्पेयर में जरूर रखें, क्योंकि इस एरिया में भाई जो बाइक से हल्के गियर में चलती है और क्लच प्लेट पे काफी जोर पड़ता है, और जब क्लच प्लेट पे जोर पड़ता है भाई तो इंजन ऑयल बहुत तेजी से खत्म होता है। तो इंजन ऑयल का एक पैकेट जरूर रखें। और भाई अपने साथ एक वाटरप्रूफ बैग लेके जाएं, ताकि भाई बीच में बारिश होती है या फिर आपको ऐसे पानी वाले इलाके से क्रॉस करना पड़ता है तो आपका जो सामान है जरूरी वो भीगे ना। अगर आपके पास भाई वाटरप्रूफ बैग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप एक तरपाल खरीद लें जिससे कि आप अपना सामान जो है अच्छे से ढक लें। और भाई ज़्यादा कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 जोड़ी कपड़े ही अपने साथ लेके जाएं। और इसके अलावा भाई अपने पास गर्म जैकेट या गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि भाई लद्दाख में जाकर आपको गर्म कपड़े की जरूरत पड़ने ही वाली है। और भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पूरा गर्मी का महीना है और आगे कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऐसा नहीं है भाई। लद्दाख में भाई आप जब भी जाओ गर्म कपड़े अपने पास जरूर रखें। और भाई अपने साथ रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि आपको बारिश का या फिर बर्फबारी का सामना जरूर करना पड़ सकता है इस पूरे टूर में। और इसके अलावा भाई अपने साथ पावर बैंक जरूर रखें, क्योंकि अपने गैजेट या अपने फोन को चार्ज करने के लिए हर जगह पे आपको बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी आएगी भाई जहाँ पे आपको सिर्फ पावर बैंक के सहारे ही अपने गैजेट वगैरह चार्ज करने पड़ेंगे। और एक और एडवाइस है भाई मेरी तरफ से कि जब भी आप लद्दाख जाते हैं तो एक पोस्ट पेड सिम या फिर अपनी ही सिम को पोस्ट पेड करवा लें जाने से पहले, क्योंकि भाई अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एकदम से लद्दाख में एंटर होते ही डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और फिर उसके बाद भाई लेह या कारू में ही आपको पोस्ट पेड सिम मिलेंगी, जो कि बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, क्योंकि भाई वहाँ पे
प्रीपेड जो सिम है वो काम नहीं करता है, इसलिए भाई पोस्ट पेड सिम जरूर लेके जाएं। नॉर्मली भाई वहाँ पे BSNL, एयरटेल और जियो का तीनों का ही जो सिग्नल है आपको मिल जाएगा, लेकिन BSNL का जो सिग्नल है भाई वो ज़्यादातर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा भाई आप एक सिंपल फ़ोन जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि जो भाई टेम्परेचर जब डाउन होता है तो जो स्मार्टफोन की बैटरी है बहुत जल्दी से भाई ड्रेन होती है। उस टाइम पे भाई आपको ये जो सिंपल फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे। तो भाई अपनी जो पोस्ट पेड सिम है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल फ़ोन में डालें, ताकि आपकी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे। अपने साथ मोबाइल चार्जर, और भाई अगर आप एक व्लॉगर हैं तो अपना जो गैजेट है भाई, अपना जो कैमरा है, वो सारी चीज़ें अपने साथ जरूर लेके जाएं। ये सब तो हो गया भाई। अगर इसके अलावा बात करते हैं परमिट की, तो अगर आप बाया कारगिल होते हुए आते हैं तो भाई आपको एक परमिट लेने पड़ते हैं, और अगर आप बाया मनाली होकर जाते हैं और बाया रोहतांग होते हुए जाते हैं तो आपको भाई 2 परमिट लेने पड़ते हैं। और अगर आप बाया रोहतांग जाना चाहते हैं भाई, तो जो मनाली में भाई ट्रैवल एजेंट वगैरह होते हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनके थ्रू आपको जल्द ही परमिट मिल जाएगा। वैसे तो भाई जो ऑनलाइन हम परमिट अप्लाई करते हैं उसमें तो बाइक के लिए कोई स्पेसिफिक परमिट नहीं है, लेकिन फिर भी भाई रोहतांग के लिए जो बाइक परमिट लगता है जो कि आपको लोकली लेना पड़ता है। और भाई दूसरे परमिट की आपको जरूरत लेह पहुंच करके पड़ती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। भाई वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, इसी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लेह का परमिट होता है भाई वो बेसिकली आसपास की जगह को घूमने के लिए होता है, जैसे कि पेंगोंग लेक हो गया, खारडुंगला पास हो गया, नुब्रा वैली जा रहे हैं या किसी भी जगह भाई आप जा रहे हैं तो उसके लिए इस परमिट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप वहां पर पहुंच के DC ऑफिस में जाकर के इस परमिट को बना सकते हैं। और जो लेह का DC ऑफिस है भाई 10 बजे के आसपास खुल जाता है, या फिर भाई आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। साइबर कैफे वाला भाई आपसे उस जो परमिट का चार्ज होगा उससे 100 रुपये ऊपर और लेगा और आपका परमिट बना देगा। इसमें भाई आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें कि लेह में जो घूमने लायक जगह उन सब के जगह के नाम लिखे होते हैं भाई, और इसमें आपको टिक करना होता है भाई कि आपको किस जगह पे जाना है, और फिर भाई उस जगह का परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई कि जो लिस्ट में जितनी भी जगह है उन सबको टिक कर दें, ताकि अगर आपका मन बदल जाता है कि हमको यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, तो उसके लिए आपको दोबारा से परमिट के लिए अप्लाई कराना पड़े। और भाई परमिट के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें एक आपका आधार कार्ड लगता है, पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं और वोटर ID कार्ड वगैरह लगता है। और भाई अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो भाई अपने वोटर कार्ड की, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की 5-5, 6-6 फोटो कॉपियाँ करा के जरूर रखें। और भाई साथ में अपने पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें। भाई मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप सीधा साइबर कैफे चले जाएं और साइबर कैफे से ही परमिट अप्लाई करें। और जो भाई साइबर कैफे वाले भाई होते हैं वो आपसे जो परमिट फीस है उससे ऊपर 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं, जिसमें कि आपका भाई DC ऑफिस का चक्कर बच जाता है और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है भाई परमिट बनाने के लिए। और भाई अगर आप सारी जगह सिलेक्ट करते हैं तो भाई आपका जो 750 के आसपास का जो खर्चा आ जाता है पर पर्सन के हिसाब से। परमिट बनाने के बाद भाई 5 से 10 उसकी फोटोकॉपी बना लीजिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आपको परमिट दिखाना पड़ेगा भाई। और बहुत सी जगह पे भाई ऐसा भी होता है कि जब आप लद्दाख में घूम रहे होते हैं तो आपका परमिट तो चेक होता है, लेकिन उसकी फोटोकॉपी एक वो अपने पास भी रख लेते हैं। तो इसलिए भाई जरूर उस परमिट की फोटोकॉपी जरूर करा लें। तो भाई ये बातें तो हो गई परमिट से रिलेटेड, जिसमें कि आपको पता लग जाएगा भाई कौन सा परमिट कहाँ से लेना है। लेकिन अगर आपको फिर भी भाई कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं स्टे की, कि भाई आप कहाँ पे रुके और कितना खर्चा आएगा। तो भाई 2 से 3 दिन आपको टेंट में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि इन जगहों पे भाई होम स्टे वगैरह नहीं है और टेंट ही आपको मिलेंगे। और जो टेंट है भाई, एक टेंट का जो चार्ज भाई 2000 से 2500 रुपये के आसपास पड़ता है, लेकिन भाई उस एक टेंट में 4 की लोग रुक सकते हैं। तो भाई अगर उस खर्चे को डिवाइड करते हैं तो 500 से 600 रुपये पर पर्सन के हिस्से में आता है। और भाई उसके आगे उपशिकारू और लेह में भाई जो होटल के चार्जेस है इतने ज़्यादा नहीं है। 1000 रुपये से आपको रूम मिलना शुरू हो जाएगा, 1000-2000 के आसपास रूम मिल जाएगा। और इसके अलावा भाई आप होम स्टे भी बुक करा सकते हैं। होम स्टे थोड़ा सा सस्ता रहता है और होम स्टे का फ़ायदा ये होता है भाई कि आपको वहाँ पे लोकल खाने को मिल जाता है। और भाई अगर आप और खर्चा बचाना चाहते हैं स्टे करने का तो भाई आप अपना टेंट लेके जाएं। और भाई अगर आप अपना टेंट लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाई एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि भाई जहाँ पे बाकी टेंट लगे होंगे उसी के आसपास अपना टेंट लगाएं, क्योंकि भाई ये जो जगह है आपके लिए बिल्कुल नई होगी, इसलिए भाई अकेले में टेंट लगाना रिस्की हो सकता है। और भाई अगर हम इसके अलावा बात करते हैं कि खाने पीने का कितना खर्चा होगा, तो भाई जो नॉर्मल डाइट वाला बंदा है भाई और जो वेजिटेरियन है स्पेशली, तो भाई उसका जो खाना 250 से 300 रुपये पर हेड के हिसाब से पड़ जाता है।
और भाई अगर आपकी डाइट थोड़ी हैवी है और भाई अगर आपको कुछ स्पेशल खाना खाना है तो भाई इसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो भाई ज्यादातर बातें जो है अभी कवर हो चुकी है, तो आपको बताता हूँ कि भाई ओवरऑल जो खर्चा आने वाला है वो कितना आएगा और कितना बजट भाई आपको लद्दाख ट्रिप के लिए लेकर के चलना है। तो भाई अगर आप 12 से 15 दिन का जो टूर है वो प्लान करके चल रहे हैं, तो भाई अगर आप 150 सीसी के आसपास या 200 सीसी के आसपास की बाइक लेके जाना चाहते हैं तो भाई जो आपका जो एवरेज खर्चा रहेगा वो 12 से 15 हजार के बीच में रहेगा। तो भाई पूरा 15 हजार तो खर्च नहीं होगा, लेकिन उससे कम ही आपका जो खर्चा आने वाला है। लेकिन भाई इसके अलावा अगर बाइक आपकी जो है थोड़ी हैवी सीसी की है, 400-500 सीसी की, 1000 सीसी की है, तो भाई उसमें भी खर्चा इतना रहेगा, लेकिन जो पेट्रोल का खर्चा है सिर्फ वही बढ़ जाएगा। वो सब भाई आपकी बाइक की एवरेज पे डिपेंड करता है। और इस पूरे खर्चे के अलावा भी भाई आपके पास जो हार्ड कैश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जगह पे भाई ना तो ATM है, ना तो सिग्नल है, ना तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और जो आपके पास हार्ड कैश होगा भाई वही आपको सब जगह काम पे आएगा। तो भाई 5000 या उससे ऊपर जो कैश है अपने पास जरूर रखें। मैं तो बोलता हूँ भाई 10,000 तक ही अपने पास कैश होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी जरूरत पड़ सकती है। और भाई अगर आप सोलो राइड करना चाहते हैं तो आप भाई जरूर सोलो राइड कर सकते हैं, लेकिन भाई एक चीज आपको रेकमेंड करना चाहूंगा सोलो राइडिंग के लिए कि भाई जो बाकी लोग लद्दाख जा रहे हैं उनके आसपास ही रहे, बिल्कुल सोलो ना हो जाए, क्योंकि भाई ये रास्ता बहुत ही लंबा है और बीच में बहुत सी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो भाई अगर आप सोलो राइड करते हैं तो जो भी साथ में आपके आसपास लोग जा रहे हैं उनके साथ साथ ही रहें, जिसमें कि भाई आपको इस लद्दाख राइड के लिए साथ मिल जाएगा और आप सोलो राइड का भी आनंद लेते रहेंगे। और भाई एक सवाल और उठता है कि भाई आपको अकेले ही जाना चाहिए या आपको पिछली सीट पे किसी को बिठा के ले जाना चाहिए। तो भाई मैं तो अपनी तरफ से यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आप अकेले राइड करते हैं और ग्रुप में जा रहे हैं तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं या फिर आप शेयरिंग बेस पे जा रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन भाई जो पीछे वाला बंदा आपके साथ होता है, मेरा सजेशन ये है कि भाई वो बाइक राइड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि भाई इतना लंबा सफर है और आप बीच बीच में एक्सचेंज करते हुए राइड करते हैं तो भाई दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज भाई ये जो सफर है काफी लंबा होता है और इसमें अगर आप एक ही राइडर है और पीछे आपके बंदा है तो भाई आपके लिए बहुत ही हेक्टिक रहेगा। तो ये सजेशन है भाई कि अगर आप एक बाइक में 2 बंदे जा रहे हैं तो दोनों बाइक चलाने वाले होने चाहिए। लेकिन भाई अगर आप एक बाइक पे एक ही बंदा जाता है तो भाई आप उस राइड को बड़ा ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर अपने हिसाब से बाइक चलानी है भाई, कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ से बाइक निकालनी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं भाई, सब कंट्रोल आपके हाथ में है, जिससे कि भाई आप अपनी राइड को एंजॉय भी करेंगे और जो वहाँ का एरिया है उसको भी एंजॉय करेंगे। तो भाई इसके बाद सवाल आता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है इस एरिया में जाने के लिए। तो भाई मई में जो नॉर्मली ले जाने का रास्ता खुल जाता है और उसके बाद आप यहाँ पे राइड कर सकते हैं। लेकिन भाई जो जून से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम होता है भाई वो यहाँ पे जाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। लेकिन भाई अगर आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में राइड करते हैं तो भाई आपको वहाँ पे बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो बर्फबारी भाई जून जुलाई में भी हो जाती है, लेकिन जो सितंबर और अक्टूबर का टाइम होता है वो एक हिसाब से भाई वो जो सीजन होता है उसका क्लोजिंग टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम पे भाई आपको कई बार बर्फ में भी राइड करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा भाई जिनके पास अपनी बाइक नहीं है भाई वो लोग भी लद्दाख जा सकते हैं, लेकिन फिर जो अपना एक्सपेंस है भाई वो बढ़ जाएगा। और अगर भाई आप बाइक रेंट पे लेते हैं तो भाई जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक होती है वो 1400-1500 के हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। और अगर आप उससे हैवी बाइक लेना चाहते हैं जैसे रॉयल एनफील्ड हिमालयन भाई, तो वो भाई 2000 के आसपास पड़ेगी। तो भाई ये जो प्राइस है थोड़ा सा कम हो सकता है, जिस हिसाब से आपकी डीलिंग होती है भाई आप थोड़ा सा इससे कम करा सकते हैं, जिसमें कि भाई आपको बाइक पूरी रेडी होके मिल जाएगी और जिसमें कि बाइक के पूरे कागज वगैरह होंगे, हेलमेट वगैरह होंगे। बस भाई आपको जो पेट्रोल होता है वो अपना भरवाना पड़ता है। लेकिन भाई जब आप बाइक रेंट पे ले रहे हैं तो भाई जिनसे भी आप बाइक रेंट पे ले रहे हैं उनसे ये बात जरूर कंफर्म करें कि हम भाई लद्दाख जा रहे हैं और ये लद्दाख आपकी बाइक जा सकती है कि नहीं जा सकती है, क्योंकि जो मैक्सिमम आउटसाइड की बाइक्स होती हैं भाई वो जो रेंटेड बाइक है उनको जो लेह में परमिट नहीं मिलता है, क्योंकि भाई बहुत से लोग ये शिकायत रही है कि उनने बाइक तो रेंट पे ले ली है लेकिन लेह में उस बाइक से उनको घूमने नहीं दिया जा रहा, तो भाई फिर उनको दोबारा से पैसे खर्चने पड़ते हैं और लेह में जो लोकल घूमने के लिए लोकल ही बाइक रेंट पे लेनी पड़ती है, जो कि भाई आपका खर्चा और ज्यादा बढ़ा देगा। भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँ कि आपकी जो अपनी बाइक है भाई, चाहे वो स्प्लेंडर है, चाहे वो पल्सर है, चाहे वो हिमालयन है, आप अपनी ही बाइक को तैयार करके यहाँ पे लाएं। आप अपने सारे परमिट बनाएं और फिर भाई अपनी बाइक से ही पूरा लेह लद्दाख घूमे भाई, और जिसमें आपको भाई जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बस अपनी बाइक को प्रॉपर तैयार कर लें। तो भाई जो ज्यादातर चीजें हैं इस वीडियो में मैंने कवर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात छूट जाती है
और आपको कोई सवाल है तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब जरूर दूंगा भाई। उम्मीद है भाई कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब करना है भाई तो सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई लद्दाख का टूर जरूर प्लान करें भाई। और भाई अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना लद्दाख टूर प्लान कर रहे हैं तो भाई कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि हमें बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, सी यू।